हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं आपका सामाजिक एवं नैतिक जीवन की बुक सेकंड है और उसी बुक के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे। बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य क्षेत्र की स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को हम लोग गौर कर कर पढ़ रहे थे कि जो हेल्थ है उसमें गवर्नमेंट की क्या आपकी भूमिका है, उसको हम लोग देख रहे थे। कुछ चित्रों को हमने देखकर समझा। जैसे पहले हमने हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसके विषय में हमने कल पढ़ा। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में पढ़ा। आपस में कुछ हमने अच्छे से कंपैरिजन किए। फिर ये सब करने के बाद हमने हाकिम शेख की कहानी को पढ़ा कल कि हाकिम शेख किस तरह से एडमिट होते हैं, उनके चोट लगती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड ना होने की वजह से उनको उपचार नहीं किया जाता और वो निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं और उन्हें जहाँ बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। फिर बाद में वो केस करते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट आदेश देती है कि जितना भी हाकिम शेख का पैसा खर्च हुआ है वो क्या करे, उसको वो पैसा वापस करे। फिर हम लोग अमन और रंजन की आपस में कंपैरिजन देखते हैं कि रंजन ने क्या किया है। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसने लिया है और जिससे उसे कुछ एक ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, जबकि अमन ने पैसा बहुत कम दिया और ट्रीटमेंट में उसे बहुत सारा वेट करना पड़ा। ठीक, तो ये सारे अंतर, ये सारे कंपैरिजन हम लोग इसी चैप्टर के माध्यम से गौर करके आपका देख चुके हैं। सार्वजनिक और निजी सेवाओं पर हमने गौर भी किया और इनको हमने विचार भी किया। स्वास्थ्य सेवाओं को भी पढ़ा, एक एक करके इन सभी को हमने गौर करके देख लिया था। अब हम बात करेंगे, हमने कल दो सेवाओं की बात करी थी, एक था सार्वजनिक सेवाएं, एक है निजी सेवाएं। तो आज इनमें हम लोग सार्वजनिक सेवाओं को पढ़ चुके थे। किसी का आपका सार्वजनिक सेवा में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी बन रही है, मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आपका निजी स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ेंगे। ठीक, आगे देख लीजिए। आप ध्यान देंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर और इस पर अगर मैं विचार करूं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी संस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। कह रहे जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा अपनी वेबसाइट यानी कि आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञों की सेवा आपकी क्या होती है, प्रदान है। निजी रूप में चलते जा रहे अस्पतालों व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण कराती हैं और विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां हम दवाई खरीद सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जहां से हम दवाई खरीद सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लोग ये बेनिफिट आपका उठा सकते हैं और हम इनको देखते हैं। क्लियर है? तो इन सभी पर हमने एक एक करके आपका विचार किया और इनको हमने, अब देखिए, तो हमने दिल्ली के एक हॉस्पिटल की भी हमने बात करी थी। ठीक, निजी को मैंने इसलिए दोबारा पढ़ाया ताकि आपको समझ आए। अब देखिए स्वास्थ्य सेवाएं और समानता की जो हेल्थ है उनमें कैसे समानता है, क्या चीज है। देखिए, स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। कह रहे हैं कि यार हम लोग बात करते हैं बेसिकली हेल्थ सर्विस की और इक्वलिटी की, क्या ये सबके लिए पर्याप्त है, पहली बात। और पर्याप्त है तो क्या इनमें भी समानता है या कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवा तो बढ़ी है, कह रहे हैं कि जो आपका निजी सर्विस सेक्टर है वो तो बढ़े हैं परंतु सार्वजनिक सेक्टर नहीं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा खुले हैं, लेकिन क्या हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना अच्छी फैसिलिटी नहीं है। ऐसी दशा लोग मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षित अधिक रहता है।
दवाई महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं है। इसलिए जब परिवार में बीमार होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। देखिए, जब कोई फैमिली मेंबर उनका बीमार पड़ जाता है तो वो क्या लेते हैं, ऋण। क्योंकि परिवार सब कुछ उठा सकता है लेकिन गरीबी का जो बोझ है वो नहीं उठा सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम में मेडिकल सेक्टर में पैसा लगाना कितना कठिन है। किसी भी दवाई को परचेज करना, ऐसे कितना पैसा वे करना पड़ता है, आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर अनेक प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि चिकित्सा जरूरतों से इकाई इंजेक्शन और सलीन आदि की सलाह लेते हैं, जबकि साधारण इलाज पर्याप्त नहीं हो सकता। क्या करते हैं, कई इंजेक्शन लेना पड़ता है, कई सलाइन लेनी पड़ती हैं। ये सारी चीज हैं जो आपका पर्याप्त नहीं है। ठीक। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का अनुविज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा और औषधि के जेनरिक नाम के उपचार पर पर्ची लिखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति उपयुक्त प्रयोग में हो सकती है। कि हमको जो आयुर्वेद विज्ञान परिषद है वो कहता है कि हमको जनरली जो दवाई है उन्हीं को हमको फोकस करना चाहिए। इलाज भी लिखें, किस चीज में उपचार कर सकते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन लिखे। आज की तारीख में जितनी मेडिकल फर्म है वो एंटीबायोटिक दवाई आपको देती है, जेनरिक दवाई आपको बहुत कम प्रोवाइड की जाती है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया। आगे बढ़ जाएं। स्वास्थ्य सेवा को भी अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमार के दौरान आवश्यक सेवाओं को खरीदने में सक्षम है। कह रहे हैं कि जितनी जनसंख्या है उसमें जो बीमार लोग पड़ते हैं उसमें से ही 20% लोग ऐसे हैं जो दवा खरीदने में सक्षम हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, वे संबंधित दवाओं का खर्च उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जिन्हें हम गरीब नहीं समझते ना, वो लोग भी दवा का पैसा नहीं उठा सकते, क्योंकि दवाई उठाना कोई सस्ता काम नहीं है। बड़ा महंगा सौदा हो चुका है आज के समय में दवाई उठाना। ठीक। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें 40% लोग खर्चे का भुगतान करने के लिए या तो पैसे उधार लेते हैं या कुछ अपनी संपत्ति को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक। देख लिया। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता का, मुसीबत का कारण बनती है। इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही शोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना ही भोजन नहीं खिला पाते जितना इन्हें चाहिए। उनके जीवन का आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने वाले खर्चे से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। कह रहे बीमार होने के कारण जो खर्चा है वो उनका और भी अधिक हो जाता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज का बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा कम है और वे अच्छी तरह से नहीं चल जाती। वहाँ के निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं होती है। अब सोचिए, कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर आदिवासी लोग हैं, वो उनको हेल्थ, जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड नहीं है। आप देख सकते हैं इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए, ये लेडी है, वो आपका पहले से ही प्रेग्नेंट है और इसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हमको देखने के लिए मिलती है।
तो बताइए, हम इतने बड़े हॉस्पिटल प्रोड्यूस करते हैं, इतने डॉक्टर हर साल हम लोग निकालते हैं, लगभग 30,000 डॉक्टर, लेकिन आप विडंबना देखिए कि आज भी लोग पैदल घूम रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवा खाना बनती है। अब देखिए, ये क्या लिख रहा है, मलेरिया उन्मूलन चिकित्सा दल। ये ग्रामीण लोगों को चलते फिरते दवा प्रोवाइड करा। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर नहीं तो इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ और डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी को पूछना है हेल्थ से? तो ये स्थिति हमने पढ़ ली। क्या किया जा सकता है? अब बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कुछ चेंजेस या बदलाव मिले। तो ध्यान रखिए, क्या किया जा सकता है। इसमें कोई आपका संदेह नहीं है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा की दशा अच्छी नहीं है। कह रहे हैं, हम इसमें कोई शक नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी लोगों को आपका मिलनी चाहिए। ठीक, यह सरकार का दायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीन को गुणवत्ता स्वास्थ्य प्रदान करे। फिर भी लोग स्वास्थ्य सेवा जितना जीवन आधारभूत सुविधा और उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर हैं, उतना ही स्वास्थ्य सर्विस के ऊपर भी, यानी कि जितना लोग सामाजिक स्थिति पर डिपेंडेंट है ना, उतना ही कितना है हेल्थ जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना आज भी एक विषय चैलेंज बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है, विषय चैलेंज बना हुआ है कि गरीब कैसे अपने बच्चों को खाना पोषण पिलाए। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर किया गया कार्य आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले प्रश्न पर दिए गए उदाहरण देकर समझाइए। कि अगले प्रश्न पर एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को देखिए, स्पष्ट कीजिए और सारी चीज बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब बात करेंगे आपका केरल का अनुभव कि आखिरकार केरल का अनुभव क्या है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसी हैं। जबकि हमने और चैप्टर में पिछले में भी पढ़ा है या देखा है कि केरल और हरियाणा का अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो व्यक्ति आय जो है हरियाणा के लोगों की ज्यादा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में अगर बात करें तो केरल बहुत ऊपर है, हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी। तो ये क्या है, इसका अनुभव देखते हैं। कह रहे हैं कि 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जो केरल गवर्नमेंट उन्होंने क्या किए, कुछ महत्वपूर्ण आपका चेंजेस किए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका केरल राज्य है। भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस भारत के मैप में ये राज्य है केरल। क्या है? केरल। ये है आपका तमिलनाडु, ये है कर्नाटक। ठीक, और ये कौन सा है? ये है अरब सागर। ठीक, तो केरल को आप अच्छे से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केरल को अच्छे से आपका देख रहे हैं। जो बच्चे शांत होकर नहीं बैठे, शांत होकर बैठिए। ठीक है, अब देखिए, हमने केरल को देख लिया। यहां इधर इसकी बात करते हैं। राज्य के आपके पूरे बजट का 40% ग्राम जो आपके पंचायतों को दिया गया। कह रहे हैं जितनी भी आपके पंचायतें थी उन पंचायतों का पूरा 40% ग्राम पंचायतों को दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं की योजनाबद्ध कार्य की पूर्ति कर सकती थी। क्या कर सकती थी? जितना भी उनका कार्य है वो उसकी पूर्ति कर सकती थी। ठीक, इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और स्वास्थ्य आदि की सेवा उचित सुनिश्चित करना संभव हो सकता था। और इसी से क्या हुआ कि गांव के लिए पानी मिले, आहार मतलब भोजन मिले, औरतों के लिए विकास मिले, उनको शिक्षा मिले और बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी सुनिश्चित आपका की जा सकी।
यानी कि केरल सरकार का जितना भी बजट था उसका 40% बजट किसको दिया गया, आपको ध्यान रखना है, वो बजट ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। ठीक, इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ी के काम को सुनिश्चित किया गया। ठीक, और गांव में विशेष समस्या पर ध्यान दिया गया और कह रहे हैं जो हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार आए। इतने प्रयत्न के बाद भी कुछ समस्या तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी आवश्यकता अधिक जानकारी के ऑनलाइन लॉगिन करें, ये छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह से केरल ने अपने स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए किस तरीके से पंचायत लेवल पर उसने प्लानिंग की है। तो इस प्लानिंग को आप गौर करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये स्थिति थी आपका केरल की। अब एक मुद्दा थोड़ा हम देखते हैं कोस्टारिका का। कोस्टारिका का तरीका, कोस्टारिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। मिडिल अमेरिका का कोस्टारिका देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। और ऐसा क्या कारण है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें बिल्कुल साफ आपका प्रोवाइड की गई। कई वर्ष पहले कोस्टारिका एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे अपने देश की सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत जो सुविधाएं हैं उन पर जरूरतों पर मदद पर खर्च मिलेगा। यानी कि उसने क्या नहीं रखी, उसने सेना नहीं रखी। तो जितना पैसा सेना पर खर्च करना था उसने कहाँ किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और अन्य आधारभूत जो आपके चीजें हैं, यानी लोगों के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है उन चीजों पर फोकस किया गया। और जितना बजट या व्यय आप लोग डिफेंस पर करते उसने हेल्थ पर, एजुकेशन पर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्हें खर्च किया। और यही कारण है कि कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए वे अपने देशवासियों को स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और वह सुविधा देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास। स्वास्थ्य के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि हेल्थ के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है जो आपका रोल प्ले करती है। और ये बात बिल्कुल सही है, कहीं पर अगर एजुकेशन अच्छा है तो ये मान लीजिए बच्चों आप निश्चिंत रूप से कि वहां क्या होगा, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी। लोग बीमारियों के विषय में, उनके बचाव के विषय में जागरूक रहते हैं, तो ये इससे भी बीमारी क्या होती है, बहुत हद तक कंट्रोल आती है। ठीक, और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जरूरी भाग जो है वो आपका बनाया गया। क्या किया गया, ये भाग आपका बनाया गया। तो एक बार आप कोस्टारिका का जो पैटर्न है, जो तरीका है, आप उसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे विचार करेंगे। ध्यान दीजिए। तो आपने कोस्टारिका का जो पैटर्न है वो आपने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, विचार किया, इसमें क्या कोई आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आइए इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पूरा चैप्टर जो है कोस्टारिका के साथ हमारा चैप्टर बेसिकली जो इसका फंडामेंटल है वो आपका समाप्त हो चुका है। फिर मैं 1 मिनट आपको समय देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जितना चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है अभी तक, इसमें किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी की कोई क्वेरी, किसी कोई प्रश्न, को डाउट मेरे प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर के अंतर्गत? हो गया। चलिए, कुछ शब्द हमको मिले थे, उन शब्दों को बेसिकली हमें देखना है।
पहला है सार्वजनिक, फिर है निजी। तो मेरे हिसाब से दोनों को आप कॉपी कीजिए। मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि सार्वजनिक चीजें क्या होती हैं, कैसे उन पे काम करते हैं, सरकार की क्या भूमिका है, सरकार क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, अब है चिकित्सा पर्यटन। वे विदेशी पर्यटक जो देश में अस्पताल का इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, वे अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य में विश्वसनीय स्तर पर सुविधा प्रदान करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? चिकित्सा पर्यटक हम लोग कहते हैं। देख लिया? तो चिकित्सा पर्यटक लिखने के बाद आप लिखिए संचरणीय बीमारी। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपका संचरित होती हैं, जैसे पानी, हवा, भोजन के माध्यम से। और बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कोविड, कोरोना वायरस, ठीक, हैजा, टाइफाइड, पीलिया। ओपीडी का मतलब देखिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी बाह्य रोग विभाग, ओपीडी बोलते हैं ना। तो अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने वाले रोगी को ओपीडी में जाता है। एक है नैतिक उपचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को आपका प्रभावित करने वाला नैतिक सिद्धांत। अगला है जेनरिक नाम। जेनरिक दवाई के नाम है, वे दवाइयां जो प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करता है, वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ दिया गया है, एस्टलाइन सरलेसिस, एस्टलाइन एस्प्रिन, जेनरिक नाम है। देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो आज इस आपके चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।